आ जाइए, फिर से स्वागत है आपका माइंड मूवर एकेडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। एरर एनालिसिस की इस लेक्चर की सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं एक और लेक्चर, और आज हम बात करने वाले कैलकुलेशन ऑफ एरर्स की। कैलकुलेशन ऑफ एरर्स की बात करते वक्त हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर। तो एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कितने तरह की एरर्स होती हैं। 3 तरह की एरर आपको बताई गई थी, शायद आपको याद होगा। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। तो सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो सिस्टम की वजह से आती है। रैंडम एरर जो होती है वो मतलब अननोन सोर्सेस की वजह से आती है, उसका सोर्स ही हमको पता नहीं होता है। और फिर उसके बाद जो अगली एरर की बात की गई थी वो किसकी वजह से आती है, ग्रॉस एरर। वो आती है केयरलेसनेस की वजह से। तो इसमें मैंने बताया था, एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि जो ग्रॉस एरर होती है या मिस्टेक होती है उसको सुधारा नहीं जा सकता। जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो सिस्टम में इन्वॉल्व चीजों की वजह से आती है। अब सिस्टम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, तो सिस्टम में जो चीजें इन्वॉल्व है वो इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जर्वर है और क्वांटिटी है। और रैंडम एरर की तरह होती है कि रैंडम एरर क्या होती है, रैंडम एरर होती है कि वो एरर जिसका सोर्स अननोन होता है। रैंडम एरर की बात हमने की थी, और यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे आज की, कि जो रैंडम एरर होती है ये आती है ड्यू टू अननोन सोर्सेस। ड्यू टू अननोन सोर्सेस। अब ये अननोन सोर्सेस क्या क्या है भैया, तो ये अननोन सोर्सेस कुछ भी होते हैं, हमको जब पता ही नहीं है तो इसकी बात ही क्या करें। जो सोर्स हमको पता ही नहीं उसकी बात करना हमारे लिए बेवकूफी है। लेकिन मैंने बोला था कि जो सिस्टमैटिक एरर है उसको खत्म किया जा सकता है, जो रैंडम एरर है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो रैंडम एरर को हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। पर सवाल तो ये है ना अभी, कैसे मिनिमाइज करें। रैंडम एरर कौन सी एरर होती है, जिसका सोर्स हमको पता नहीं है। तो जिसका सोर्स हमको नहीं पता है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर देंगे, कैसे भैया कैसे। तो इसको पता करने का जो तरीका है वो ये है कि कल मैंने बताया था रैंडम एरर को सुधारने का क्या तरीका है, किसी भी चीज को बार बार करो। अगर आपसे कोई गलती हो रही है और उस गलती का हमको आता पता नहीं है तो उसी चीज को हम बार बार करते हैं, हमारी एरर सुधरने लगती है। उस एरर का हमको पता हो सोर्स या पता न हो। अब बार बार जब रीडिंग कर रहे हैं तो मान लो कोई क्वांटिटी है x। कौन सी क्वांटिटी भैया, मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है x। तो जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो एक रीडिंग मान लो आ गई x1, एक रीडिंग आ गई x2, एक रीडिंग आ गई x3, एक रीडिंग आ गई x4। इसी तरह से कुछ रीडिंग्स आ गए। हम अभी 5 रीडिंग मान के चलते हैं, x5 5 रीडिंग आ गई। जैसे कल मैंने बताया था 5 मीटर को मेजर कर रहे हैं, कभी 4.9 आ रहा है, कभी 4.6 आ रहा है, कभी 4.8 आ रहा है। तो इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। तो ये जो 5 मीटर है, एक्चुअली में 5 मीटर तो किसी ने नहीं नापा, सबने कुछ ना कुछ अलग अलग ही नापा। उसी तरह से अगर कोई वैल्यू है तो अगर मैं इस वैल्यू का मेजरमेंट करूंगा तो हमारे पास 5 अलग अलग क्वांटिटीज आएंगी, 5 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अब समस्या ये है कि अगर हमको ट्रू वैल्यू पता होती, ये वाली वैल्यू पता होती, तो हम मेजरमेंट करते ही नहीं। मैंने बताया था कि अगर आप लोग कभी जाए 1 केजी का नमक का पैकेट खरीद ले, तो 1 केजी के नमक के पैकेट को हम कभी भी उसका वेट निकालते नहीं, हम कभी उसको तौलने की जाते ही नहीं। हम जिस चीज को तौलेंगे, जिस चीज का वेट मेजर करेंगे वो कंप्लीटली हमारे लिए अननोन होगा। जैसे आलू है, अब आलू पैकेट में नहीं आता है, फिक्स नहीं आता है कि यहाँ इतने किलो आलू है एक पैकेट में, हम उसको मेजर करते हैं। तो जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं इसका मतलब उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो हमको पता नहीं। तो जो ट्रू वैल्यू है हमको पता नहीं और हमारे पास 5-6 रीडिंग ऐसे करके आ गई। तो अच्छा 5-6 रीडिंग हमने क्यों नहीं, क्योंकि रैंडम एरर कम होगा। क्योंकि हम जब बार बार किसी चीज को करते हैं तो हमारी एरर धीरे धीरे घटती जाती है, हमें परफेक्शन आता जाता है। तो मान लो 5 रीडिंग ले लिया तो रैंडम एरर्स इनमें धीरे धीरे कम हुई होंगी। पर समस्या ये है कि हमको कभी भी ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है। अब ये ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो मुझे ये भी नहीं पता कि इस x1, x2, x3, x4, x5 में कौन ज्यादा एक्यूरेट है या फिर किसको मैं ट्रू वैल्यू मानूं। समस्या तो है। जैसे कि 5 मीटर अगर आपको ना बताया जाए और आपके पास 3 रीडिंग आ गई 4.9, 4.6 और 4.8, तो समस्या हमारे पास ये है ना कि इनमें से सच किसको माने, कौन सी वाली सही है। 4.9 भी सही हो सकती है, 4.6 भी सही हो सकती है, 4.8 भी सही हो सकती है, और हो सकता है तीनों में से कोई ना सही हो। तो समस्या तो यहीं पे आ खड़ी हुई। हम जैसे रैंडम एरर को कैलकुलेट करना स्टार्ट किए,
हम सोचे कि कई बार रीडिंग लेंगे, रीडिंग मिनिमाइज हो जाएगी, एरर मिनिमाइज हो जाएगी। एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास 5 रीडिंग आ गई और समस्या अभी आ पड़ी कि उस 5 में से सही किसको मान, या फिर 5 नहीं 3 ही मान लो तो 3 में से सही किसको मान, एक होती तो हम उसको सही मान लेते। तो इसका सॉल्यूशन बताया गया, इसका सॉल्यूशन क्या बताया गया कि अगर ट्रू वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास आई जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का मीन ले लो या एवरेज ले लो। मीन या एवरेज का मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि n नंबर्स ऑफ टर्म्स है उनको जोड़ के और n से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो x का एवरेज आएगी। क्या आएगी भैया, हम एवरेज ले हैं तो एवरेज को दिखाने का तरीका क्या होता है, x के ऊपर बार लगा दो तो ये x का एवरेज आया है। इस एवरेज को ही हम अपनी ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। ऐसा है नहीं कि ये ट्रू वैल्यू है, पर इस ट्रू वैल्यू को मान लेते हैं। अब ऐसा बोला क्यों गया, क्योंकि साइंस में कुछ भी ऐसे अपनी मनमर्जी से कौवा उड़ चुड़ैल करके नहीं कर दिया जाता है। हम साइंस में जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक होता है, उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप कभी भी देखिएगा, नोटिस करिएगा कि अगर दो नंबर का एवरेज ले रहे होंगे तो जो एवरेज आएगा वो दोनों के बीच में आएगा। जैसे मैं बोलूं कि 0 और 100 का आप एवरेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 0 प्लस 100 अपॉन 2 करेंगे तो जो एवरेज आएगा वो 50 आएगा। क्या ये 0 और 100 के बीचों बीच है? हाँ, 0 और 100 का जो एवरेज है वो 0 के बीचों बीच है। अब इसमें अगर मैं 100 की वैल्यू बढ़ा दूं, 100 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, जैसे 0 में एक ही बार रखूं और 100 मैं 4 बार रख लेता हूं, आपकी इच्छा से एक बार 0 हो गया और 4 बार 100 हो गया, तो अपॉन एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे 5, तो ये हो जाएगा ऊपर सम 400 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा ये एवरेज 80। हाँ, अगर मैं इसको 10 बार ले लेता इन टर्म्स को तो 100 कितनी बार आता है, 9 बार, और एक बार 0 आता है, तो इसका समझ 900 बटा 10 यानी कि 90। ये सब चल क्या रहा है हमारी जिंदगी में। और एग्जांपल बताता हूं मैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन 5 कर दो, 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 में से 4 बार क्या है 0 और एक बार 100। अब हम इसका एवरेज लेंगे तो 100 अपॉन 5 करेंगे, कितना आएगा 20। अगर मैं 0 की संख्या और बढ़ा दूं, 9 बार बढ़ा दूं, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 10, कितना आ जाएगा आंसर 10। इन सब चीजों से क्या समझ में आता है, इन सब चीजों से हमको यह समझ में आता है कि अगर 0 और 100 केवल दोनों एक बार थे तो इनका जो एवरेज आया था वो बीचों बीच आया था। लेकिन फिर उसके बाद जितनी संख्या, जिसकी संख्या बढ़ती गई यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, एवरेज हमारा उसकी तरफ शिफ्ट होता गया। 0 और 100 के बीचों बीच था, मैंने 100 के नंबर बढ़ाए तो जो एवरेज था वो 50 से उठ के किधर आ गया 80। अब 50 से 80 जाने का मतलब कि वो 100 की तरफ गया, 100 की तरफ गया। और वही काम अगर मैंने 0 की संख्या बढ़ाई तो 50 से किधर चला गया 20, 50 से 20 जाने का मतलब कि 0 की तरफ मूव हुआ। तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है एवरेज हमेशा उसी की तरफ मूव करता है। ये मैथ्स का एकदम लॉजिकल टर्म। यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर मान लेते हैं कि x1 x2 x3 x4 x5 5 वैल्यूज है, इन पांचों में से हमको ट्रू किसी का पता नहीं है, हमको यही नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू ट्रू है। लेकिन इतना जरूर पता है कि इन 5 रीडिंग में से कम 3 या 4 ओरिजिनल रीडिंग होगी, ट्रू रीडिंग होगी, क्योंकि हम बार बार करेंगे तो बार बार हमारी रीडिंग गलत नहीं आएगी। हो सकता है पहली रीडिंग में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन रहा हो सकता है दूसरी रीडिंग में कम रहा हो, तीसरी में कम रहा हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है पहली वाली सबसे ज्यादा एक्यूरेट आ गई हो और लास्ट में गड़बड़ आया हो। अननोन सोर्स की वजह से एरर है तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सी वाली सही है कौन सी वाली गलत है। लेकिन इतना जरूर पता है कि इन 5 रीडिंग में से मोर और लेस 3 या 4 तो सही ही होंगी। तो 3 या 4 जब सही है तो उनका जो एवरेज लूंगा वो भी तो सही वाले की तरफ जाएगा ना। जैसे कि यहाँ पर 0 0 0 अगर ज्यादा बढ़ता तो जो अगर सही ज्यादा है इन रीडिंग्स में सही वाली संख्या ज्यादा है तो हमारा जो एवरेज आएगा वो सही आएगा। अगर इसमें गलत की संख्या ज्यादा होती तो हमारा एवरेज गलत आता। तो मोर और लेस अगर हम 3 या 3 से ज्यादा रीडिंग लेते हैं तो 2 3 या 4 में कम से कम 4 रीडिंग हमारी सही ही आती है, टुवर्ड्स द क्लोज वैल्यू आती है, ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज आती है। तो जब 4 वैल्यू हमारी सही तो उसका एवरेज भी सही ही आएगा। और हमको पता नहीं होता है कि ट्रू वैल्यू क्या है,
तो हमारी मजबूरी है, लाचारी है कि हम इसी को ट्रू वैल्यू मान लेते हैं जो इसका एवरेज है। उसका कारण समझ में आया? कारण उसका क्या होता है? कारण उसका ये होता है कि हमारी कम से कम 3 या 4 रीडिंग ट्रू ही होंगी, सही ही होगी, और इसीलिए इसके एवरेज को हम सही मान लेते हैं। तो हम x बार यानी कि ट्रू वैल्यू किसको माने वो समझ में आया? कई सारे रीडिंग लिए, उस रीडिंग का एवरेज ले लिया और उसी एवरेज को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का एक जनरलाइज फॉर्मूला अगर आपको पता है, एक जनरलाइज फॉर्मूला, तो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक, और उसको मैं n से डिवाइड कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा? ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। तो x बार लिखते हैं, x बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn अपॉन n, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रू, क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू की कैसे निकालते हैं? सारी आई हुई वैल्यूज का एवरेज ले लिया जाता है। क्या बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ट्रू वैल्यू अगर हमारी कहानी में आ गया है, हमारी जिंदगी में आ चुका है, तो अब हमारे पास क्या समस्या आ गई कि जो बाकी की जो x1, मैंने x बार को अगर ट्रू वैल्यू मान लिया तो फिर जो मेजर किया गया था x1, x2, x3, x4, x5, उसका क्या, वो क्या है? तो बोलते हैं कि ये सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू। और सारी मेजर्ड वैल्यू का जो एवरेज है उसको हमने माना है ट्रू वैल्यू। सारी मेजर्ड वैल्यू का जो एवरेज है उसको हमने क्या माना? ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि इफ वी मेजर्ड अ क्वांटिटी, if we measured a quantity for 5 times and the readings are, 5 बार मैंने मेजर किया और जो रीडिंग्स आई वो 5 अलग अलग आई। मान लेते हैं कि एक बार 4.6 आई, फिर 4.4 आई, फिर तीसरी 4.2 आई, 4.2 आई, फिर जो चौथी रीडिंग आई वो 4.5 आई, और पांचवी 4.8 आई। तो 5 रीडिंग है। अब यही समस्या है कि मैंने बोला कि इन पांचों में से किसको हम ट्रू वैल्यू मानेंगे, तो हमको पता चला कि भैया पांचों का एवरेज ले लो, जो आ जाएगा उसको ट्रू वैल्यू मान लिया जाएगा। तो पांचों का एवरेज मैं यहां से मिटा रहा हूं और यहां से मैं नीचे लिखना स्टार्ट करता हूं। तो पांचों का जो एवरेज लेंगे 4.6, 4.4, 4.2, 4.5, 4.8, जब हम इसका एवरेज लेंगे तो हमको आ जाएगी एवरेज लेंथ। तो हो जाएगा 4.6 प्लस 4.4 प्लस 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.8 अपॉन 5। जा इसको ऐड करना, 46 और 44 कितना हो जाएगा? 46 और 44 90, 9.0, 4.2 4.2 वापस से 9.0, 9 9 18 और 18 और 4 22 अपॉन 5, 22.5 अपॉन 5। आप इसको अकेले में जोड़ के देखेंगे यही आएगा। 22 अपॉन 5 को जब हम ऐसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। कितना आया भैया? 4.5। तो हम जब ट्रू वैल्यू मानेंगे लेंथ की, मैंने क्या मेजर किया? 5 लेंथ मेजर की, तो ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड लेंथ इज कितना? 4.5 मीटर। अच्छा मीटर मीटर लगा लीजिएगा, लेंथ की यूनिट होती है, बोल दो, ठीक। तो 4.5 मीटर। तो हमारी जो ट्रू वैल्यू आई वो क्या आई? 4.5 मीटर। जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या आई? इतनी 5। ओहो, तो जब ट्रू वैल्यू ये है और मेजर्ड वैल्यू ये है तो साफ साफ दिखता है कि हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ डिफरेंस है। ट्रू वैल्यू 4.5 है, मेजर्ड वैल्यू 4.6 है। ट्रू वैल्यू 4.5 है, मेजर्ड वैल्यू 4.6 है। तो समस्या ये है कि इसमें और इसमें कुछ तो डिफरेंस है, 0.1 मीटर का। कितना डिफरेंस है? 0.1 मीटर का। अब ये 0.1 मीटर क्या है? यही तो है डिफ्लेक्शन टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ये है, इसमें डिफ्लेक्शन 4.6 यानी 0.1 मीटर का हुआ।
तो यही जो डिफ्लेक्शन है, और आपको पता था, कल बताया गया था कि डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। डिफ्लेक्शन टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू जो है, यहां से डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन कितना 0.1 का, जो डिफ्लेक्शन होगा उसी को हम बोलते हैं एरर। तो हम सब में एरर निकालते हैं। अच्छा, जो एरर है उसको हम नाम देते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। पहले टाइप की एरर हम बताने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। समझना, पहली क्वांटिटी देखो, पहली क्वांटिटी को हम मान लेते हैं x1, वैल्यू कितनी है 4.6, x बार आया कितना है 4.5, डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन यानी कि मैं लिख देता हूं डेल्टा x1, डेल्टा का मतलब चेंज, तो कितना चेंज है, कितना डेविएशन हुआ, डेल्टा x1 को लिखेंगे जब, तो करेंगे 4.6 माइनस 4.5 यानी कि प्लस 0.1 मीटर। कितना? प्लस 0.1 मीटर। तो ये जो प्लस 0.1 मीटर आया, ये क्या आया है? एब्सोल्यूट एरर आया है। किसमें? पहली रीडिंग में, x1 में। जो दूसरी वैल्यू है b, वो उसमें x2 कितना है, मान लेते हो x2 है, तो x2 कितना है 4.4 मीटर, और x बार तो सबके लिए 4.5 मीटर ही है। तो अब जब डेल्टा x2 निकालेंगे, डेल्टा x2 का मतलब कि सेकेंड वाले क्वांटिटी में जब एरर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे, 4.4 माइनस 4.5 करेंगे, अकेले में करिएगा माइनस 0.1 मीटर आएगा, माइनस 0.1 मीटर। तो यहां पर जो एरर है 0.1 मीटर प्लस में आई, और यहां पर जो आई एरर है 0.1 मीटर माइनस में आई। प्लस और माइनस जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो एरर है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब आपने ट्रू वैल्यू से ज्यादा मेजर किया था, निगेटिव है इसका मतलब आपने ट्रू वैल्यू से कम मेजर किया था। जो तीसरी बात है वो है x3। x3 कितना दिया गया है आपको? x3 हमारी जिंदगी में 4.2 मीटर दिया गया है। x बार यहां पर भी 4.5 है, वो सबके लिए 4.5 है। तो यहां से जब तीसरी क्वांटिटी में एरर निकालेंगे, तो तीसरी क्वांटिटी में एरर कितनी आ जाएगी 4.2 मीटर माइनस 4.5 मीटर, और इसको देखेंगे तो माइनस 0.3 मीटर। इसी तरह से जब हम चौथी क्वांटिटी में निकालेंगे डेल्टा x4, तो आप करके देखिएगा डेल्टा x4 आएगा 0.0 मीटर, यानी डेल्टा x4 यानी x4 में कोई एरर नहीं है। और यहां से देखने से भी पता चलता है कि जो वैल्यू है वो भी 4.5 है, और जो हमारी क्वांटिटी आई है वो भी 4.5 है। और जो डेल्टा x4 है, सॉरी डेल्टा x5 है, पांचवें क्वांटिटी में जब एरर निकालेंगे तो पांचवें क्वांटिटी में एरर कितनी आएगी 4.8 माइनस 4.5 यानी कि आप देखेंगे 0.3 मीटर। कितना? 0.3 मीटर। तो जो टोटल हमारी एरर आई वो 0.1 मीटर, माइनस 0.1 मीटर, माइनस 0.3 मीटर और प्लस 0.3 मीटर और 0.0 मीटर। ये पांचों की पांचों कौन सी एरर है? एब्सोल्यूट एरर। अब पांचों के पांचों जो एब्सोल्यूट एरर है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमने फॉर्मूले में मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू में से माइनस किया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, थोड़ी सी मामूली सी बात है पर कंफ्यूजिंग है। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी थी, नई वाली एनसीईआरटी में तो फॉर्मूला ही नहीं लिखा है, लेकिन जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसमें फॉर्मूला लिखा जाता था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। लेकिन जब एग्जांपल दिया जाता था तो एग्जांपल में जब हम लगाते थे तो एग्जांपल में मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करते थे। ध्यान से समझिए, पॉजिटिव एरर आने का मतलब है कि हमने मेजरमेंट ज्यादा किया है, निगेटिव एरर आने का मतलब कि मेजरमेंट हमने कम किया है। तो पॉजिटिव एरर का मतलब कि मेजरमेंट ज्यादा। तो इसी लॉजिक से जो फॉर्मूला बनेगा एब्सोल्यूट एरर का, वो बनेगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आपकी जिंदगी में क्या आया? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। याद रखेंगे। तो ये आ गया। अब समस्या ये कि क्या 4.5 जो हमने निकाला है गारंटी है कि वही ट्रू वैल्यू है? क्या ये एकदम कसम खा के कहते हैं, मां कसम खा के कहते हैं कि इसमें कोई एरर आना पॉसिबल नहीं है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। हमने 4.5 इस लॉजिक से माना था कि इसमें कम से कम 3 या 4 रीडिंग सही ही होंगी, और अगर कम से कम 3 या 4 रीडिंग सही है तो जो उसका एवरेज आएगा वो लगभग ट्रू वैल्यू की तरफ आएगा। तो लगभग ट्रू वैल्यू आने में और ट्रू वैल्यू ही आने में बहुत फर्क है। मैं बोलूंगा कि ये वही है, और दूसरा ये लगभग वही है। तो इन दोनों बातों में फर्क है। 4.5 ट्रू वैल्यू है नहीं, लगभग ट्रू वैल्यू ही है, यानी कि ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है।
तो 4.5 में भी कुछ एरर पॉसिबल है। अब पूछोगे इसमें कितनी एरर पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा जितनी एरर है उन सब का एवरेज ले लो। तो कितनी एरर है ये 0.1 माइनस 0.1 0.3 माइनस 0.3। तो हम क्या करेंगे एरर लेने के लिए, हम सबको जोड़ देंगे, पर ध्यान रखिएगा जोड़ते वक्त हम किसी का साइन नहीं लेंगे। क्यों? ये प्लस माइनस आया है, हम इसको साइन में फॉर्मूले में साइन के साथ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? जिंदगी में कभी भी किसी की गलतियां घटती नहीं है, आप चाहे निगेटिव एरर करें चाहे पॉजिटिव एरर करें, एरर होती है। अगर आपने गलती की है और किसी के साथ आपने गलत किया है, आपको भले आज माफ कर दे, कल आपकी गलती गिनाएगा तो सारी की सारी गलतियां एक साथ गिनाएगा। उसी तरह से अगर आप कभी भी एब्सोल्यूट निकालना चाहेंगे तो कभी भी किसी गलती को माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, इसका कारण क्या है? भावनात्मक बात तो हो ही गई। इसका कारण क्या है कि अगर मैं साइन को माइनस कर दूंगा तो ये वाली एरर और ये वाली एरर दोनों एक दूसरे को काट देंगे, और अगर दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो इसका मतलब कि इसमें कोई एरर थी ही नहीं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि इसमें भी एरर थी 0.1 की, इसमें भी एरर थी 0.1 की। कम नापा ज्यादा नापा उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एरर आई है तो वो एरर इंक्लूड होगी हमारी क्वांटिटी में, वो उसको जाके इफेक्ट करेगी। तो मैंने क्या बोला कि जब हम एरर निकालेंगे ट्रू वैल्यू में, अच्छा ये फॉर्मूला लिख लेना एब्सोल्यूट एरर का, जब हम एरर निकालेंगे ट्रू वैल्यू में तो हम सबका मीन लेंगे। तो जब मीन लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.0 0.0 प्लस 0.3 प्लस 0.3 अपॉन 5। 3 1 4 3 1 4 और 4 4 8 0.8 अपॉन 5। अकेले में काटना दुनिया काट ही रही है, 5 1 और 6, और इसको राउंड ऑफ करोगे। अच्छा, राउंड ऑफ करने को फिर से वापस डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और हमने ऐड किया था। तो ऐड करने में रूल याद करना, जब हम ऐड करते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होनी चाहिए उतनी हम लगाते हैं। तो यहाँ पर 6 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.2 मीटर आएगा। तो जब हमारी ट्रू वैल्यू है, इसमें 4.5 मीटर है, तो पूछेगा इसमें एरर पॉसिबल है, बोला जाएगा हाँ। कितनी? 0.2 मीटर। पूछेगा कम या ज्यादा, मैं बोलूंगा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था तब मैंने प्लस और माइनस वाले साइन को छोड़ दिया था। बताया ना अभी कि जब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, तो हम प्लस या माइनस नहीं रखते, हम साइन को नहीं रखते हैं, हम केवल और केवल प्लस रखते हैं। तो ये जो एरर है ये प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। तो बोला जाएगा दिस एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। और अगर ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो मैं जब वैल्यू लिखूंगा, लेंथ लिखूंगा, तो उस लेंथ को लिखूंगा 4.5 मेजरमेंट से जो आया है, प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो लिखेंगे प्लस माइनस 0.2 मीटर। क्या बात समझ में आई है मेरी? ये होता है एरर लिखने का तरीका। किसी भी वैल्यू को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इस रिकॉर्ड करने के बाद उसको ऐसे लिखते हैं। मैंने कल बताया था कि यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएंगे और जब आप प्रोफेशनल डिग्रीज कर रहे होंगे तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है वो ये होता है 4.5, यानी कि जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस उसमें पॉसिबल एरर, तभी वो वैल्यू वैलिड मानी जाती है। अगर आपने प्लस माइनस करके उसमें पॉसिबल एरर नहीं लिखा है तो उस कॉपी को फेंक दिया जाता है, उसको वैलिड नहीं मानते। तो ये होगी हमारे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं यहां से लिखता हूं दूसरा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए मैंने क्या किया है, आप फिर से देखिए, ढंग से देखिए, अच्छे से देखिए। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या किया है, डेल्टा एक्स बार करते हैं उसको। मैंने डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 डेल्टा xn अपॉन n, मैंने सारी एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ले लिया, तो वो क्या मिलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। और लिखने का तरीका क्या है, वैल्यू लिखने का तरीका क्या है, x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, इसको बोलते हैं वैल्यू को लिखने का तरीका। अच्छा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, वो हमको एरर का तो बता देती है, पर ये नहीं बताती कि एरर रिलेटिवली छोटी है कि बड़ी है। जैसे कि मैं पूछूं कि मेरे मेजरमेंट में 1 सेंटीमीटर की एरर आ रही है, तो ये 1 सेंटीमीटर की एरर छोटी है कि बड़ी है? कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है।
तब तक जब तक मैं ये ना बताऊं कि मैं मेजर क्या कर रहा था। अगर मान लो 1 किलोमीटर के मेजरमेंट में 1 सेंटीमीटर की एरर आई है तो ये एरर बहुत छोटी है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर ही मेजर कर रहा था और 1 सेंटीमीटर की गलती कर गया तो ये एरर 100% की है, बहुत बड़ी एरर है। तो हम एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर से ये पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारी जो एरर आई है वो छोटी आई है कि बड़ी आई है। तो इसका पता लगाने के लिए दो तरह की और एरर डिफाइन की गई है, बहुत चिरकुट टाइप का है दोनों, लेकिन पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर तो हो ही गया, दोनों का फॉर्मूला बस हमको याद रखना है। जो पहली एरर है आपके सामने, आपकी जिंदगी में जो पहली एरर है वो थी एब्सोल्यूट एरर, जो दूसरी है वो है रिलेटिव एरर। कौन सी? रिलेटिव एरर। इसी चीज को बोला जाता है फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर को क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल एरर। पूछेगा कोई जरूरत क्या है पड़ी? जरूरत इसीलिए पड़ी कि हमको एब्सोल्यूट एरर से पता नहीं चलता है कि हमारी गलती छोटी की बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव एरर निकालते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमने जो गलती की है वो छोटी की है या बड़ी की है। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, यानी कि जब मैं 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, और 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो हमको इससे पता चल जाएगा कि जो वैल्यू मैंने एरर की है, जो एरर मैंने की है वो छोटी है कि बड़ी। जो तीसरी बात है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। जो तीसरी बात है वो है परसेंटेज एरर, बहुत छोटी सी बात, परसेंटेज एरर। बचपन से परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, वही काम है। बस क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू फॉर्मूला पढ़ा आपने? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू फॉर्मूला पढ़ा आपने? कौन सी वैल्यू, कौन सी एरर? रिलेटिव एरर। इसमें क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, हमको मिल जाएगा परसेंटेज एरर। 100 का मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। इसको लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 को क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर। इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या है वो आपके सामने ही दिख रहा होगा। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। तो इसको लिखते हैं रिलेटिव एरर इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज एरर। तो आज की बात जितनी हुई है वो समझ में आई कि नहीं आई? आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया वो ये बताया गया कि इसमें एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, और एरर को कैलकुलेट करने के 3 तरीके, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। कौन कौन से? एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। पर इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको जो जानना पड़ेगा वो जानना पड़ेगा ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू के निकालने का तरीका मैंने क्या बताया? जितनी मेजर वैल्यू है उन सबका एवरेज ले लो, एवरेज करने के बाद जो आएगा हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। उस ट्रू वैल्यू में एरर निकालने का तरीका क्या है कि हम ट्रू मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे तो एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव निकल जाएगा, और उस रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। आज की कहानी हमारी यहीं तक रहती है। हम जब अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, यानी जब दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, पावर ले जाएंगे, तब हम उसमें एरर कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये तो एक क्वांटिटी है, अगर हम फिजिक्स में जाएंगे तो कई सारे फॉर्मूले आएंगे, उस फॉर्मूले हम कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम हम एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। माइंड वॉर के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जरूर चैनल को, ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो लगातार आप तक पहुंचते रहें, और शेयर करते रहिए उन बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हम उनको एक और बेहतरीन लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। आज जो आप लोगों को टेस्ट मिलने वाला है, नीचे आप लिंक ओपन करेंगे तो उसमें टेस्ट मिलेगा। जो टेस्ट मिलने वाला उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ऐसे टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, ताकि आपके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।